Welcome back, dear students. Today we are continuing with democracy in the contemporary world. आज के टॉपिक में हम देखेंगे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल. पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, कैसे गवर्नमेंट्स को चुना जाता है, कैसे गवर्नमेंट्स को जो अपोजिशन होते हैं या पार्लियामेंट मेंबर्स जो होते हैं कैसे वो उनको कंट्रोल करते हैं. तो हमने देखा कि और हमने चेंजिंग मैप्स जो देखे डेमोक्रेसी के, तो हमने देखे कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी डेमोक्रेसी जो है ये फैल रही है, कंट्री वाइज ये फैल रही है. तो 2000 में हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक है. लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाँ, अगर हमारी कंट्रीज़ या अगर हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स अगर वो डेमोक्रेटिक है, क्या ग्लोबल लेवल पे भी हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो एज अ डेमोक्रेसी हमारे पास है, क्या वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करते हैं? तो सिंपली अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि आज की दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आज एक कंट्री में जो कुछ हो रहा है उसका असर दूसरी कंट्री पे पड़ रहा है. अगर एक कंट्री में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके नुकसानात उसी कंट्री को हो, वो वर्ल्ड ओवर वो नुकसानात होते हैं. सेम इज़ द केस अगर टेररिज्म एक कंट्री या किसी 2-4 कंट्रीज़ में है तो हर पूरी ग्लोब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. तो इस ज़मीन में हमें देखना है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे पास डेमोक्रेसी है, क्या ऐसी कोई एक गवर्नमेंट है जिसको हम चुनते हैं और जो लुक आफ्टर करती है सारी ग्लोब को. तो सिंपली अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर है नो. हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसको हम चुनते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज़ को गवर्न करती है. बट देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे पास है सर्टेन इंस्टीट्यूशंस. उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, वो कैसे फंक्शन करते हैं और क्या वो इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिससे आपको समझ में आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखा, हु मेक्स लॉज एंड रूल्स टू गवर्न सी दैट डू नॉट फॉल विद इन कंट्रीज ऑफ एनी बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री और कंट्रोल्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एट ग्लोबल लेवल. अगर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमारी है या हमारे पास सीज है, ओशंस है, जिनको कोई कंट्री कंट्रोल नहीं करती है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है. और अगर हम देखें कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ग्लोबल लेवल पे, तो कौन उसको देखता है, कौन उसको कंट्रोल करता है, कौन गाइड करता है. तो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर है द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस जो हमारा एक है, ये इंस्टीट्यूशन एक है, 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स है. तो ये उसका देखता है कि जो हमारे लॉज एंड रूल्स बनाने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो गवर्न करना है हमें, या जो भी क्लाइमेटिक चेंज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, व्हाट्सएवर, तो यूनाइटेड नेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री इन एन अनजस्ट मैनर. अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला करते हैं लेकिन उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है, मतलब अनजस्ट होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो कौन एक्शन ले सकता है उस वक्त. तो इसका सिंपल आंसर है, हमारे पास एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको शॉर्ट में हम बताते हैं. वो एक्शन ले सकता है, वो देख सकता है कि अगर कोई किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री पर अटैक किया है, क्या ये जस्टिफाइड है. उसके पास फोर्सेस होते हैं, वो उस कंट्री की मदद भी करते हैं. तो एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, हु लेंड्स मनी टू गवर्नमेंट्स और कंट्रीज व्हेन दे नीड इट. जैसे आज हम देखते हैं कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है फैला हुआ है, तो आज की डेट में पूरा जो वर्ल्ड है वो लॉकडाउन में है, ठीक है. तो ऐसी स्थिति में हमारी बहुत सारी जो नीड्स है वो अराइज हो रहे हैं. हमें वैक्सीन के लिए, हमें इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, मॉनेटरी फंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री जो है गरीब है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, क्योंकि ये पैंडेमिक जो है ये वर्ल्ड ओवर है, तो सारी कंट्रीज जो है इससे जूझ रही है. तो उनको फंड कौन करता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए. तो इसका आंसर मैंने लिखा है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF भी कहते हैं, वो ये सब काम करता है. इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ल्ड बैंक है जो गवर्नमेंट्स को या कंट्रीज़ को लोन देते हैं ताकि वो अपनी जो कंट्री है उसमें डेवलपमेंट कर सके. लेकिन जो वर्ल्ड बैंक होता है वो जब लोन्स देता है तो उसमें
वो कंट्री से पहले पूछता है कि उसको किस लिए ये चाहिए, उसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि ये फंड्स कहाँ पे वो इस्तेमाल करेगी। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक उसको कहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे उसको कहेगा, उस हिसाब से उनको वो पैसे जो है खर्च करने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सारे, जैसे हमने यूनाइटेड नेशंस पढ़ा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF, तो या वर्ल्ड बैंक, ये कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। क्या यहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस जो है यहाँ पे भी 193 मेंबर्स है इसके। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे UN सिक्योरिटी काउंसिल 177 मेंबर्स इसके भी हैं। इसी तरीके से हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है इसके मेंबर्स है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। सिंपली अगर हम देखेंगे, डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नेशंस में देखेंगे, जो इसमें जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे फ्रांस है, कुछ कंट्रीज है जिनको जो ज़्यादा फंडिंग करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, तो इनके पास इनके वोट्स की वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको हम वेटो पावर कहते हैं। वेटो पावर में क्या होता है, अगर से फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में 8 या 9 कंट्री जो है इनके पास वेटो पावर है। अगर एक कंट्री किसी डिसीजन के खिलाफ जाती है, अगर 8 कंट्री चाहेंगी कि ये डिसीजन हो और जो बाकी मेंबर कंट्रीज है वो भी चाहते हो, खाली एक मेंबर जो है उसको वो नेगेटिव में हो, वो ये कहे कि ये डिसीजन नहीं करना है, तो उस वक्त क्या होता है, वो डिसीजन नहीं होता है, वो काम नहीं होता है एक वोट से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम 8 ही वोट की बात करें, 8 वोट जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं एक वोट के सामने। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। सिमिलरली अगर हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात अगर हम करेंगे, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि वेटो पावर कुछ कंट्रीज़ के हाथ में है। जैसे कि बहुत टाइम से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री करार देना चाहता था। वहाँ पे टेररिज्म बढ़ रहा है, वो जो है दुनिया में जितना भी टेररिज्म है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। खाली चाइना जो है उसमें वोट नहीं देता था, और 2019 तक चाइना ने उसमें वोट नहीं दिया, तो ये कभी पास ही नहीं हुआ। तो सारी इसमें ये हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेजॉरिटी का फैसला होता है वही चलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वेटो पावर है लोगों के हाथ में, कंट्रीज़ के हाथ में, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सिंपल टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनली हमारे पास इतनी इंस्टीट्यूशंस है, अगर ये डेमोक्रेटिक नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि हमारी जो कंट्रीज़ है उसमें जो डेमोक्रेसी है, क्या वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है? इसका असर उस पर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। यहाँ पे सिंपल सी, मतलब अगर किसी कंट्री के साथ अगर हम देखें, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग मतलब सारे लोग, मेरे पास एक वोट है, किसी और के पास एक वोट है, किसी और के पास, अगर हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है उसका वोट और एक काउंसिलर का वोट सिंपली सेम वेटेज है, ये भी एक वोट है, ये भी एक वोट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ के पास वेटो पावर है। तो क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा जो है अनजस्टिस होता है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं। इराक में 1928 में डेमोक्रेसी आई, उसके बाद ओवरथ्रो की मिलिट्री कोप हुआ वहाँ पे, ठीक है। 1968 में वहाँ पे फिर से रेस्टोर हुई डेमोक्रेसी। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि हमें ये अमेरिका का कहना ये है कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी रेस्टोर करना चाहते हैं। सेम इज़ द केस, उसने अफगानिस्तान पे भी हमला बोल दिया, वहाँ पे भी वार किया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर राइट्स, डेमोक्रेसी में सिंपल ये है कि राइट्स है, हर एक के पास राइट्स है, ज़िंदा रहने का राइट है,
चूज़ करने का राइट है, तो क्यों हम ज़बरदस्ती किसी कंट्री पे ये वार के ज़रिए से उसको डेमोक्रेटिक बनाना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो डेमोक्रेटिक नहीं है जिस तरीके से हम अब हमारी कंट्रीज़ में देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अब अराइज हो रहा है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, अगर ये अभी तक डेमोक्रेटिक नहीं है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि ये डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं? तो इसका सिंपल आंसर भी है नो। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि 1990s तक दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक तो USA, दूसरा था रशिया, सोवियत USSR। तो उस वक्त क्या होता था, किसी हद तक ये बैलेंस करते थे। अगर अमेरिका कोई डिसीजन लेता था तो USSR उस पर भारी पड़ता था, तो एक बैलेंस बनाए हुए था। लेकिन हमें पता है कोल्ड वार के बाद 1990s में जो रशिया है वो डिसइंटीग्रेट हो गया और उससे हमारे पास एक सिंगल सुपर पावर जो USA है वो उभर कर सामने आया। तो आज हम देख रहे हैं कि यही USA जो है ये सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है एट इंटरनेशनल लेवल। इसी में हमने देखा इराक पर हमला हुआ, इसी में हमने देखा अफगानिस्तान पर हमला हुआ। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है। और जितनी भी मतलब हम देखेंगे हम मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई जेस्चर नहीं आया इंटरनेशनल लेवल से कि हम कहेंगे कि नहीं, अगर आज नहीं है तो कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी डेमोक्रेसी आ सकती है। क्यों हमने देखा 1990s तक टू सम एक्सटेंट बैलेंस था, चेक था वहाँ पे, लेकिन 1990s के बाद अमेरिका एक सिंगल सुपर पावर बनकर सामने आया। तो आज हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ जो है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस के हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, IMF के हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस के हैं, वहाँ पे उनकी वोटर्स की वेटेज जो है वो नहीं है। तो सिंपल तरीके में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।